वेलकम बैक सी प्लस प्लस के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये देखा था कि सी प्लस प्लस क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है, कि कहाँ से आया, क्या क्या चेंजेस हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो डेवलप करना पड़ा। ये सारा चीज़ मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में। इसमें मैंने देखिए एक कंसेप्ट दिया था आपको कि सी प्लस प्लस क्या है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, इसका क्या फीचर्स है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं। तो इसको यदि आप समझ लेते हैं तो सी प्लस प्लस को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को, यानी उसके फीचर्स को आपको इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने हर एक पॉइंट्स को छोटे छोटे डिफिनेशन के साथ मैंने रखा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइजेज सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड डेटा और ऑब्जेक्ट्स रादर देन फंक्शंस एंड लॉजिक। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट ही यही कहता है कि डायरेक्टली हम इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, न कि डायरेक्ट उसके वेरिएबल से हम इंटरेक्ट होंगे। यानी हम उसके ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके जितने भी फंक्शंस होंगे उसके हिसाब से हम ऑपरेशन करेंगे, और वो ऑपरेशन करने के बाद जो वैल्यू होगा वो जाकर के स्टोर होगा कहाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर ही। दैट मीन्स कि हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज ए डेटा फील्ड दैट हैज यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एट्रीब्यूट अलग होगा। एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, तो जितने भी वेरिएबल्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं वो सारे वेरिएबल्स एट्रीब्यूट कहलाते हैं, और जो फंक्शन यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कि उसका बिहेवियर है। बिहेवियर का मतलब हो गया कि वो किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा उसका, किस तरीके का वो काम करेगा, ये सारा चीज़ आपको बताता है कौन, उसका फंक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिज्म और मेथड ऑफ थिंकिंग about and organizing code for maximum reusability। reusability ये एक मेन कंपोनेंट हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। रीयूजेबिलिटी यानी कि रीयूज करना, किसी भी चीज़ को बार बार यूज करना, यानी कि उसका डिफिनेशन एक बार होगा, उसको हम एक बार लिखेंगे, लेकिन उसको जहां भी आवश्यकता होगी कॉल किया जा सके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में इस रीयूजेबिलिटी का बहुत ही इफेक्ट है पूरे इनहेरिटेंस को कंप्लीट कराने में। चूँकि कोई भी कोड हम एक बार यदि लिखते हैं तो बार बार यदि हमको किसी प्रोग्राम में लिखना पड़े तो वो क्या होगा, टीडियस जॉब हो जाएगा, प्रोग्राम का साइज बढ़ जाएगा, बार बार एक ही चीज़ को लिखना पड़ेगा, समय लगेगा। तो इससे बचने के लिए यूज किया गया रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को। विथ दिस type of programming, objects can interact with the user, other objects or other programs. This simplification makes program more efficient and easier to understand। ये सारा कंसेप्ट यदि आप पहले समझ लेते हैं तो पूरे प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है समझना। अब आते हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है, अब इसका क्या फीचर्स है, तभी तो ये पता चलेगा कि आखिर हम क्यों यूज करेंगे। यदि हमको बेनिफिट नहीं पता चले कि मोटरसाइकिल चलाने का, तो फिर हम साइकिल से चले या पैदल चले, बात तो बराबर है। तो हमको एडवांटेज जब पता होता है, उसका फीचर्स पता होता है, तो हमारे लिए वो बहुत ही बेटर हो जाता है। और जिसका फीचर्स हमको पता नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए लगता है कि नहीं तो बेकार है। तो उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को देखें। देखिए, सबसे पहला इसमें कंसेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन क्या है, पहले इसको समझना होगा। इनकैप्सुलेशन जो बाइंड करता हो, बाइंडिंग का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन।
तो नॉर्मली यदि इसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि डेटा एंड मेथड्स दैट इंटरेक्ट विथ दैट डेटा एंड बंडल्ड इनटू वन सिंगल यूनिट, जो उसको एक बंच में बांध दे, एक बंडल बनाए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, या उस बाइंडिंग को क्या कहेंगे, इनकैप्सुलेशन कहेंगे। दिस अलाउज टू कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा विद इन ईच ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो डेटा को क्या करता है कि मैंने सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उसको कंट्रोल करने का काम करता है, एक्सेसिंग को कंट्रोल कराता है। कौन? इनकैप्सुलेशन। तो नॉर्मली प्रोग्राम में आप देखते हैं ना कि करली ब्रेस से हम लोग बाइंड कर देते हैं, तो ये करली ब्रेस के अंदर जितना भी कोड, लाइन ऑफ कोड है, ये सारा क्या हो गया, इनकैप्सुलेट हो गया इस करली ब्रेस से लेकर के इस कैप्सुलेट करली ब्रेस के बीच में। इसी को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। दूसरा पॉइंट आता है डेटा हाइडिंग का। तो डेटा हाइडिंग क्या है? तो डेटा हाइडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कंसेप्ट कहता है कि जब हम किसी भी लाइन ऑफ कोड को करली ब्रेस के अंदर लिख दें या कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, तो उसकी एक्सेसिंग उस ब्रेसेस के बाहर नहीं हो सकती है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि डेटा को क्या कर देते हैं, हम हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं। तो इसको कहते हैं डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग is an object oriented programming technique for protecting the data within a class from unwanted access। किसी बाहरी या अनऑथराइज पर्सन के एक्सेस से हम उस डेटा को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। कि डेटा हाइडिंग इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। डेटा हाइडिंग का दूसरा नाम इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी आपको बहुत सारे जगह पर मिलेगा। अब आते हैं आगे, देखिए इसके बाद है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट टाइप आप समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट टाइप क्या है? तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट टाइप दोनों, पहले इसको आपको समझना जरूरी है कि आखिर ये क्या है। तो देखिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो डिटेल डिस्क्रिप्शन को छिपा दे। यानी कि जैसे क्लास है, आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा जस्ट इसके बाद ही, कि क्लास है तो क्लास के अंदर क्या डेटा टाइप है, क्या उसका वेरिएबल का नाम क्या है, इनपुट का प्रोसेस कैसे चल रहा है, उसे हमको कोई मतलब नहीं है। जो सामने आपको मैसेज के रूप में दिखेगा हमको मतलब उसी से रहता है। तो ये क्या करता है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन, जिसका कि सबको जानने की आवश्यकता नहीं है, उसको छुपा देता है। और इसी के चलते इसका नाम जो पड़ा, ये पड़ा क्या, डेटा एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज ए मैकेनिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन is a mechanism or technique of showing the users only the necessary information details and hiding the complex and complicated information details from the user। जो जानने के लायक चीज़ है उसी को ये सामने रखता है, रेस्ट को क्या करता है, छिपा देता है। कि it is the process of providing only the essential details to the outside world and hiding the complex internal details। जो इंटरनल डिटेल को छिपा दे और जो काम के लायक चीज़ है उसी को सिर्फ शो करे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो देखिए, ये तीन मेन फीचर, या हम ये कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट है किसका, आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब यहाँ पर अगले फीचर में यदि आते हैं तो आता है क्लास। तो लेकिन अभी देखिए, क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। सबसे पहली बात तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन क्लास जो है वो फुलफिल करता है इस तीनों को, इनकैप्सुलेशन को, डेटा हाइडिंग को और डेटा एब्स्ट्रैक्शन को। इस तीनों प्रॉपर्टी को जो फुलफिल करेगा यूजर डिफाइंड टाइप, उसको सिंपली हम लोग क्लास कहते हैं। नॉर्मली यदि डिफिनेशन के तौर पर देखिएगा तो क्लास क्या है कि यूजर डिफाइंड टाइप है जो फॉलो करता है इस तीनों के कंसेप्ट को, यानी इनकैप्सुलेशन को, डेटा हाइडिंग को और डेटा एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को। तो चलिए इसको देखते हैं क्लास के बारे में। ये क्लास इज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट दैट बाइंड्स द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटिटी। किसी खास काम के लिए यदि हम प्रॉपर्टी और फंक्शंस को एक साथ बाइंड करते हैं तो यही क्या कहलाता है, आपका एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, या हम ये कह सकते हैं कि टेम्पलेट तैयार करता है। यू पुट ऑल द एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर एट्रीब्यूट्स अंडर ए
सिंगल रूफ, एक छत पर, एक जगह पर सारा लाना, उसी को कहते हैं सिंगल रूफ, नोन एज ए क्लास। क्लास फर्दर आर इम्प्लीमेंट द कोर कंसेप्ट लाइक इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। मैंने आपको पहले बताया ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा कौन? क्लास। In C++, a class acts as a data type that can have multiple objects or instance of the class type. A class description consists of two things. कोई भी क्लास जो होगा वो दो चीज़ अपने अंदर समाहित करता है, रखता है, बाइंड करके रखता है। क्या है? एट्रीब्यूट्स और मेंबर वेरिएबल्स। एट्रीब्यूट्स और मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स किसको कहेंगे? कि दोज वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास इज कॉल्ड मेंबर वेरिएबल्स। और दूसरा नंबर जो है वो है आपका कि जो मेथड है, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंबर फंक्शंस, ये पी है, यहाँ याद रखेंगे, मिट गया है जरा सा। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंबर फंक्शंस। हाँ, तो मेंबर फंक्शंस किसको कहेंगे? मेंबर फंक्शंस का मतलब हो गया कि दोज फंक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास फॉर परफॉर्मिंग द टास्क ऑन द डिजायर्ड डेटा टाइप। जो उसका डेटा टाइप जितना दिया हुआ है, या वेरिएबल्स, और डेटा टाइप भी छोड़ दीजिए, वेरिएबल्स, हाँ, तो जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं उस क्लास के अंदर, उस क्लास के वेरिएबल पर आवश्यकता के अनुसार जो ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है उसी को क्या कहेंगे? हम लोग मेथड कहेंगे, और वो मेथड या फंक्शन कहेंगे। तो वो भी किसके अंदर है? क्लास के अंदर है। तो क्लास के अंदर क्या होगा? दो चीज़ें होगी। एक है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं तो मेंबर वेरिएबल्स उसको कह दिए, और दूसरा हो गया कि जो फंक्शंस है उसको मेंबर फंक्शंस हम लोग कहते हैं। तो ये दो चीज़ें आएंगी आपको। ये जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये क्लास से जो स्टार्ट हो गया, ये सारे आपको एक एक चैप्टर के रूप में मिलेंगे आगे। तो देखिए, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन यदि एक लाइन में कहा जाए देने के लिए, तो ऑब्जेक्ट को हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कि प्रॉपर्टी और बिहेवियर का जो कॉम्बिनेशन किसी भी क्लास का होता है उसी को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। या सिंपली और दूसरे तरीके से इसको कहिए तो ये हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। हाँ, किसी भी क्लास का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वही क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो अब आते हैं इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। ए क्लास इज merely a blueprint of data. An object is a data structure that is an instance of a class. So, when a class is created, no memory is allocated. But when an instance is created by declaring an object, memory is then allocated to store data and perform required function on them. तो यानी अब देखिए, ये एक सिंपल सी बात है। क्लास यदि हम बनाए तो क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। हम उसको रन करा दें कंपाइल करते हुए फिर भी, तो वो कब करेगा कंटेन मेमोरी? तो जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नॉर्मली जैसे कोई डेटा टाइप है, हम लिख दिए इंट और सेमीकोलन दे दें, तो वो इंट कोई मेमोरी लोकेशन कंटेन नहीं करेगा, जबकि वो एक डेटा टाइप है। वो मेमोरी तभी कंटेन करेगा जब इंट के बाद हम कोई वेरिएबल का नाम देंगे, और सेमीकोलन लगाए ही हैं तो उसके बाद यदि हम कोई नाम देंगे तब वो जाकर के मेमोरी कंटेन करेगा। तो जैसे मेमोरी कंटेन करेगा तो इसका मतलब है कि उसका एड्रेस बनेगा। तो उसी तरीके से जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी कंटेन करता है। लेकिन क्लास के जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हैं, यदि सिर्फ क्लास बना करके छोड़ दे तो वो कोई भी मेमोरी कंटेन नहीं करेगा। ये मेन पॉइंट है, इसको आप दिमाग में हर हमेशा रखिएगा। देखिए, यही चीज है। अब देखिए, अब आते हैं आगे कि द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इन C++ बाय मैनुअली इज समिंग अप द साइज ऑफ इट्स इंडिविजुअल डेटा मेंबर्स। कि जितने भी, अब जैसे बात आएगी ना कि ठीक है मेमोरी एलोकेट तो कर लिया, डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट कर लिया, तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट का साइज ऑलवेज डिपेंड करता है उस क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स डिक्लेयर्ड है, अदर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सेक्शन में। अब ये कहिएगा कि ये क्या होता है, तो एक्सेस स्पेसिफायर है, ये आगे बताएंगे आपको। तो इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं उन सारे का टोटल साइज यदि आप कैलकुलेट कर लीजिए तो वही टोटल साइज आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट का साइज। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि
कि कोई इम्प्टी क्लास है, इम्प्टी क्लास का मतलब है कि विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल, यदि हम कोई क्लास डिक्लेयर कर देते हैं तो उसका साइज 0 नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कीजिएगा उस क्लास का, तो उस केस में वो 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये 2 बातें आपको हर हमेशा याद रखनी है कि जब यदि हम कोई क्लास बनाएं और वो एम्प्टी क्लास है तो C++ में उसका साइज कितना दिखाता है, 1 बाइट दिखाता है। जबकि यदि मेंबर वेरिएबल्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो इसका साइज उसके डेटा मेंबर के साइज पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? आगे नेक्स्ट यदि हम लोग आते हैं तो अगला है छठा पॉइंट इसका, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि देखिए ये 2 वर्ड से, 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, पॉली और मॉर्फस या मॉर्फिक। हाँ, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि मेनी फॉर्म्स। तो नॉर्मली यदि हम डिफाइन करें तो हम ये लिख सकते हैं इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में कि द वर्ड पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स सेवरल फॉर्म्स। ठीक है, बोथ द वर्ड्स आर डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। किससे ये डिराइव हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। Thus, by combining these 2 words, a new whole words called polymorphism is created, which means various forms. Polymorphism in C++ is the ability of an object to take on multiple forms. कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि इट इज़ अ fundamental concept of object oriented programming and allows objects of different classes to be treated as if they were objects of the same class. तो एक्चुअली देखिए पॉलीमॉर्फिज्म जो है यह आपको फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है कि आप एक ही नाम से, जैसे फंक्शन हम बनाते हैं सी में, जैसा आप पढ़े हैं कि फंक्शन कोई भी बनेगा तो एक फंक्शन एक नाम से बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहता है कि एक फंक्शन एक से ज़्यादा, माने एक नाम से एक से ज़्यादा फंक्शन बन सकता है, लेकिन उसका आर्गुमेंट जो है वो डिफर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक नाम से बनेगा तो क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। एक नाम से कॉल करेंगे, एक नाम का रखा हुआ लोग यदि रहे, एक नाम से 10 आदमी यदि एक जगह बैठा हुआ है तो एगो नाम लीजिए तो 10 मुंह देखने लगता है। लेकिन उसके साथ ही आप फरकेट करने के लिए क्या करते हैं कि उसका टाइटल लगा देते हैं कि फलाना सिंह, फलाना चौबे, फलाना मंडल, फलाना दास, तो उसके अकॉर्डिंग वो कॉल होता है। सब लोग तो नहीं आता है। तो ये जो कंसेप्ट आता है ना, इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। तो उसी तरीके से C++ के साथ भी होता है। Polymorphism is a powerful concept in C++ that allows for code reuse, flexibility and extensibility. It is an essential tool for creating well-designed and maintainable objects-oriented programming. There are 2 types of polymorphism. 2 तरह का है। कौन कौन? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ फिगर आप देख सकते हैं, मैंने सारा एक शॉर्टकट वे में आपको बताने का प्रयास किया। ये सारा चैप्टर से आगे चल करके पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह का, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम में क्या हो जाएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम में हो जाएगा वर्चुअल फंक्शन। अब ये क्या है इसको डिफाइन करेंगे आगे। ये तो फीचर्स है, कॉमन एक थीम आपको लेकर के चलना है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। क्योंकि ये देखिए आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स या की कंसेप्ट को आप डिस्क्राइब कीजिए। तो इसलिए हमको उसी के अकॉर्डिंग लेकर के चलना होगा कि यदि फुल क्वेश्चंस भी आपको ये क्वेश्चन के रूप में भी आता है तो आप आसानी से इसको लिख सकिए। नेक्स्ट जो इसका फीचर देखते हैं वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? देखिए इनहेरिटेंस एक टेक्निक है किसी भी एक क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को दूसरे क्लास में यूज करने का, यानी कि रीयूजेबिलिटी का बेस यही है। यहीं से रीयूजेबिलिटी की आवश्यकता पड़ी, जिसके चलते लोगों ने रीयूजेबिलिटी को इम्प्लीमेंट किया। देखिए इनहेरिटेंस इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ होप। इनहेरिटेंस अलाउज टू create a new class by inheriting properties and behaviors from an existing class. The class that is inherited from is called the base class or parent class, या इसी को माने हम बेस क्लास कह सकते हैं या पेरेंट क्लास कह सकते हैं, यानी जहाँ से डिराइव हो रहा है। हाँ,
and the new class is called the derived class or child class. reusability is achieved using inheritance. reusability जो है वो अचीव होता है किससे? इनहेरिटेंस से. reusability means the reuse of properties of the base class in the derived classes. यानी बेस जैसे पिताजी का साइकिल है तो बच्चा लेकर के खूब चलाता है, यदि पिताजी के पास नहीं होता तो बचवा नहीं चलाता. तो यहाँ पर जो है ये रीयूज हो रहा है, पिताजी तो चलाते हैं साथ साथ बेटो वो चला रहा है, तो ये क्या हो गया? रीयूजेबिलिटी है, बार बार उसी को यूज. नहीं तो क्या होता, अलग खरीदना पड़ता यदि पिताजी के पास नहीं होता तो बचवा पिताजी को चलाने नहीं देता, कहता है नहीं हमारा साइकिल है, छोटा है, हम ही चलाएंगे. लेकिन पिताजी का है तो नीचे ही से चलाता है लेंगड़ी. तो वही चीज़ हो गया ये रीयूजेबिलिटी. अब देखिए यदि हम C++ के अकॉर्डिंग देखें तो इनहेरिटेंस जो है टोटली 6 तरह का होता है. सिंगल, मल्टीपल, हायरार्कियल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड और मल्टीपाथ. देखिए इसको समझना बहुत आसान है. जैसे एक जो आपकी फैमिली है, फैमिली के स्ट्रक्चर को आप देखिए तो इस इनहेरिटेंस को समझा जा सकता है. जैसे सिंगल इनहेरिटेंस है तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, चलिए इसको डिस्क्राइब ही करते हैं, फिगर भी आपको बताते जाते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस में आता है कि दिस अकर्स व्हेन ओनली वन बेस क्लास इज यूज्ड फॉर द डेरिवेशन ऑफ ए डिराइव्ड क्लास. फर्दर derived class is not used as a base class. Such a type of inheritance that has one base class and derived class is known as single inheritance. तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे. जैसे देखिए एक क्लास A है और दूसरा क्लास क्या है? B है. तो B जो है वो इनहेरिट कर रहा है किसको? A के सारे प्रॉपर्टी और बिहेवियर को अपने अंदर. तो B का टोटल प्रॉपर्टी और बिहेवियर कितना हो जाएगा कि B का अपना प्रॉपर्टी और बिहेवियर अब प्लस ए वाला जितना प्रॉपर्टी और बिहेवियर है. जैसे इसको समझने के लिए आप याद रखिए कि पिताजी हैं और आप हैं तो ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाएगा, क्योंकि पिताजी की जो संपत्ति है वो डायरेक्ट आपको मिलेगी. ठीक है, तो ये दिमाग में आप रखिए. तो उस केस में क्या होगा कि आप जो खरीदिएगा आपका और प्लस पिताजी वाला दोनों, तो दोनों प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी ना. तो वही चीज़ ये सिंगल इनहेरिटेंस बताता है. अब आइए मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कहता है कि यदि मान लीजिए कि 2 बेस क्लास हो, तो फैमिली में 2 बेस क्लास कैसे आप देखिएगा इसको. तो देखिए इसको समझने के लिए आप ये जानिए कि एक मान लीजिए ये ए जो है ये आपके पिताजी हैं और बी जो है ये आपके नाना हैं. तो नाना के तरफ से भी मिल गया और पिताजी के तरफ से मिल गया, यानी सी जो है ये इनहेरिट कर रहा है किसको? बी को भी और ए को भी. तो इस दोनों के प्रॉपर्टी और बिहेवियर को गेन कर लिया कौन? सी. तो यहाँ पर ये याद रखना है कि 2 या 2 से ज़्यादा जब बेस क्लास हो जाए तो इस तरह के कंसेप्ट को कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. अब देखिए अगला है आपका कि मल्टी लेवल. मल्टी लेवल में क्या होगा कि जैसे एक क्लास है और इससे डिराइव होकर के एक क्लास बना और एक फिर तीसरा क्लास है जो कि बी वाले को डिराइव किया. तो आप ये याद रखिए कि जैसे दादाजी हैं उनकी संपत्ति आ गई किसके पास? पिताजी के पास. अब पिताजी जितना खरीदे उनकी संपत्ति सब मिल करके आ गया किसके पास? बच्चे के पास. तो बच्चे के पास इस दोनों की संपत्ति आ गई, यानी प्रॉपर्टी और बिहेवियर दोनों एक्सेस कर सकता है. कौन? ए. किसका किसका? सी का और बी का. तो इसको चलिए देख लेते हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग. व्हेन ए क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, दैट इज द डिराइव्ड क्लास एक्ट्स एज ए बेस क्लास सच एज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. यानी जहाँ की ये दिमाग में आपको रखना है कि एक क्लास दूसरे क्लास से डिराइव हुआ और एक और क्लास है जो कि उस दूसरे से डिराइव होकर के बना, तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल. तो ये मल्टी लेवल में आप याद रखिए कि जैसे फैमिली के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं तो हो गया कि दादाजी हैं, पिताजी हैं और आप हैं, तो ये हायरार्की चलेगी. दादाजी कुछ भी खरीदेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा. ठीक है, इसके बाद है हाइब्रिड इनहेरिटेंस. हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है कि अभी तक जितना आप पढ़े इसमें से 2 को मिला दीजिए, हाइब्रिड बन जाएगा. ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस. अभी तक जितना पढ़े उसमें से, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर ऐड किया है कि क्लास ए है, इससे डिराइव हुआ बी, अब बी से डिराइव हो गया डी, लेकिन यहाँ पर फिर एक सी है अलग क्लास, ये भी आकर के डी से लिंक हो गया. तो इस दोनों को देखते हैं तो ये सिंगल के तरह नज़र आता है, या इसको सिर्फ देखिए, इसको देखिए ये सिंगल के तरह नज़र आएगा.
इसको यदि छोड़ करके देखिएगा तो ये जो वे बना ये कैसा है, मल्टी लेवल की तरह बना। इसको यदि छोड़ दे तो इसको लेकर के आप चलते हैं तो यह क्या कैसा बना कि मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह बना, तो यानी कि कॉम्बिनेशन है ये, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके बाद है हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल इनहेरिटेंस क्या है कि बेस क्लास एक होगा और इसका ड्राइव जो है वो एक से ज़्यादा होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस। जैसे आपके पिताजी यदि कोई भी सामान लाए तो आप यदि 2 भाई 3 भाई हैं तो सब में क्या होगा, बट जाएगा, तो बट जाएगा तो आपका हिस्सा हो जाएगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी पिताजी का है उसको सब लोग एक्सेस करेगा। हाँ, तो इस तरह का जो इनहेरिटेंस बनता है, यानी कि इसको हम हायरार्कियल इसलिए कहते हैं क्योंकि हायरार्की का मतलब होता है कि पद सोपान हिंदी में। हाँ, या आप ये समझिए अंग्रेजी में दूसरा वर्ड समझिए स्टेयर वाइज, यानी कि जो फैमिली की पूरी फैमिली चार्ट होता है। हाँ, तो वो चीज़ आप इसको समझ सकते हैं। When a single base class is used for the derivation of 2 or more classes is known as hierarchical inheritance। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट आता है जिसको कि हम लोग मल्टीपाथ इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टीपाथ का मतलब क्या है कि जैसे देखिए यहाँ फिगर आप देखिए तो बात समझ जाइएगा। एक बेस क्लास है, बेस क्लास से टूट करके 2 क्लास बना, यानी ये दोनों इनहेरिट किया बेस को, इस दोनों से फिर मिल करके एगो क्लास बन गया। तो ये क्या हो गया कि ऊपर वाले को ये इनहेरिट इनडायरेक्टली कर रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया मल्टीपाथ। कि एगो पाथ ये वाला है, एगो पाथ ये वाला है। हाँ, लेकिन एक्सेस किसको कर रहा है, दोनों तरफ से ए को ही। तो इसका मतलब है कि डी के पास ए का डिफिनेशन डुअल हो जाएगा, बी के तरफ से एक डिफिनेशन और एक सी के तरफ से डिफिनेशन। तो यहाँ पर एम्बिग्विटी जनरेट होती है। हाँ, वो उसको देखेंगे जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पर एम्बिग्विटी जनरेट होती है। एम्बिग्विटी माने होता है कन्फ्यूजन डी के लिए। यदि इसका ऑब्जेक्ट जैसे ही ए को कॉल करेगा ना तो वो कहेगा कि भैया ये तो दोनों तरफ से मिल रहा है, बी के तरफ से भी मिल रहा है और सी के तरफ से भी मिल रहा है। तो इसीलिए इस तरह के इनहेरिटेंस को कह दिया गया क्या, मल्टीपाथ। एक से ज़्यादा पाथ यहाँ है। तो जैसे इसको याद रखने के लिए याद रखिए कि जैसे ये दादाजी हैं, ये पिताजी हो गए, इधर से मान लो चाचा है, इस दोनों में से तुम अकेला है तो क्या होगा, फिर तो घूम करके दादाजी वाली संपत्ति किसके पास आ गया, डी के पास आ गया ना। यानी 2 गो में बटा या 3 गो में बटा, इस दोनों तीनों से फिर मिल करके क्या हो गया, सिंगल बन गया। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मल्टीपाथ। तो जैसे नॉर्मली यदि डिफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं व्हेन ए क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 और मोर क्लासेस दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम बेस क्लास such a type of inheritance is known as multipath inheritance. The multipath inheritance is also consists of many types of inheritance such as multiple, multi-level and hierarchical। फिगर के अकॉर्डिंग आप देख ही सकते हैं। अब इसके बाद जो आते हैं, ये इनहेरिटेंस का टाइप था। 6 टाइप आपको मैंने बता दिया शॉर्ट में। अब देखिए नेक्स्ट, यदि उप्स के प्रॉपर्टी के तरफ हम चलते हैं या फीचर्स के तरफ चलते हैं तो उसमें आती है बात डायनामिक बाइंडिंग की। कि डायनामिक बाइंडिंग क्या है, तो डायनामिक बाइंडिंग कहा जाता है कि वो बाइंडिंग जो कि रन टाइम में अकर हो। यानी कि हम चले कहीं और हमको रास्ते में भूख लगी और सामने किसी चीज़ का मैंने दुकान दिख गया खाने का, तो हम पहले से तो सोच के चले नहीं थे। एट द टाइम ऑफ मैंने अपना जो रनिंग पोजीशन मेरा था या एग्जीक्यूशन था, उस एग्जीक्यूशन के टाइम में हम डिसाइड किए कि नहीं यही खा लेना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग। तो यदि इसको अब हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उप सपोर्ट्स डायनामिक बाइंडिंग इन विच फंक्शन कॉल इज रिसॉल्व्ड एट रन टाइम। मैंने फंक्शन के कॉल का जो डिसीजन है वो कब हो रहा है, रन टाइम में हो रहा है। दिस मीन्स दैट द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ए फंक्शन कॉल इज डिसाइडेड एट रन टाइम। वर्चुअल फंक्शन आर एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक बाइंडिंग। वर्चुअलिटी जो है इसको आगे चल करके एक टॉपिक है जो कि C++ के एडवांस में यानी कि BCA का 3rd सेमेस्टर में है, उसमें जाकर के आपको ये मिलेगा डिटेल में पढ़ने के लिए। डायनामिक बाइंडिंग का कंसेप्ट यानी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़े थे उसमें जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वही ये है डायनामिक बाइंडिंग। अब देखिए मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का मतलब होता है कि कोई एक मैसेज एक से दूसरे को पास करना, हाँ, ये कहलाता है मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग का कंसेप्ट क्या है कि इन उप ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ ईच
other using messages. When objects communicate, information is passed back and forth between the objects. A message generally consists of the object name, method name, and actual data that is to be sent to another object. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को जो हम डेटा सेंड करते हैं वही क्या हो गया, मैसेज पासिंग। ये सारा कंसेप्ट आपको प्रोग्रामिंग में मैं डिटेल से बताऊंगा जब C++ की फ्लुएंसी मेरी चल रही होगी उस समय। इसके बाद है जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या, जेनेरिक किसको कहते हैं, जो कि सब चीज़ में काम आ जाए उसको जेनेरिक कहते हैं। जैसे पैरासीटामोल दवाई में कहते हैं ना कि जेनेरिक है, यानी जेनेरिक क्या है, वो सब चीज़ में काम आ जाता है। ऑपरेशन होगा तो भी लगेगा, बुखार होगा तो भी लगेगा, यानी कि जहाँ जो कि सब चीज़ में यूज हो रहा है उसको जेनेरिक कहते हैं। तो उसी तरीके से C++ में टेम्पलेट है। टेम्पलेट इंटीजर के वैल्यू को भी रख सकता है, स्ट्रिंग के वैल्यू को भी रख सकता है, फ्लोट के वैल्यू को भी रख सकता है। जिसका वैल्यू दे देंगे सबको ये कंटेन करेगा और अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जेनेरिक इज अ मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग ए जनरल मॉडल इन विच जेनेरिक मेथड आर generic classes enable programmers to specify a single method. yes, बहुत सारा मेथड भी हो सकता है, रिलेटेड मेथड्स हो सकता है, एंड सिंगल क्लास और सेट ऑफ रिलेटेड क्लासेस भी हो सकता है फॉर परफॉर्मिंग द डिजायर्ड टास्क। टेम्पलेट्स आर द फाउंडेशन ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग इन C++। ये मैं बाद में बताऊंगा, ये सबको, ये सारा एडवांस का पार्ट है। They allow to define generic functions and class that can operate on different data types, जो कि अलग अलग तरह के टाइप को एक है। जैसे एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का तो वो इंटीजर वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप का है तो कैरेक्टर ही लेगा, यदि कोई फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट ही कंटेन करता है, डबल टाइप का है तो डबल ही कंटेन करता है। लेकिन टेम्पलेट एक ऐसा वेरिएबल बनाएगा जिसमें कि हम किसी भी तरह का वैल्यू रख सकते हैं, इसीलिए इसको जेनेरिक कहा गया। और एक है डेलीगेशन। देखिए रिलेशनशिप जो है C++ में वो दो तरह का, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दो तरह का होता है। एक जो इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करता है, तो इनहेरिटेंस में क्या होगा कि वो एक्चुअल रिलेशन होता है, और दूसरा भी एक रिलेशन है कि हाँ है रिलेशन हैज ए रिलेशनशिप, तो उसको हम लोग कहते हैं डेलीगेशन। कि जैसे पड़ोस में कोई है, घर बनाया है या घर रह रहे हैं तो उसको आप भैया कहने लगते हैं, लेकिन आपका एक्चुअली वो भैया है नहीं, लेकिन वहाँ पर भी एक रिलेशन स्टेबल हो जाता है, तो वहाँ का जो रिलेशन है उसको हम लोग कहेंगे डेलीगेशन। और जो अपना इंटरनल रिलेशन है, ब्लड रिलेशन वाला है, वो तो आपका रिलेशन है, तो वो इनहेरिटेंस कहलाता है। तो रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दो कंसेप्ट लेकर के चला, एक आ गया इनहेरिटेंस का, दूसरा आ गया डेलीगेशन का। डेलीगेशन इज एन अल्टरनेटिव टू इनहेरिटेंस फॉर रीयूजिंग कोड among multiple classes. Inheritance uses the easier relationship for reuse, माने reuse के लिए ये यूज करता है कौन सा, easier relationship। delegation uses the has a reference relationship to do the same। यानी ये देखो दोनों में अंतर क्या हो गया कि easier relationship ये inheritance फॉलो करता है, और has a जो रेफरेंस है या हैज ए रिलेशनशिप जो है ये यूज करता है कौन, आपका डेलीगेशन। तो ये इतने फीचर्स हैं किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो ये तो बहुत लंबी वीडियो हो गई, मिलते हैं अगले में। आप लगातार पूरा वीडियो देखते जाइए, आपको कोई कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन होगा कमेंट करिए, मैं उसको डिटेल से बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।